नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वक्त हम जयपुर में हैं। राजस्थान, आप जानते हैं कि साल अंत में यहां पर चुनाव है और यहां पर राजनीतिक बिगुल, चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। पिछले ही हफ्ते यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अपनी इस सरकार का आखिरी बजट पेश किया। तमाम लोक लुभावन वादे किए हैं और जिन वादों के साथ ये चुनाव में भी जाएंगे जो इस साल अंत में है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी कल यहां पर थे। दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका जो दौसा वाला स्ट्रेच है उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने अशोक गहलोत साहब पे, राजस्थान पर तमाम टिप्पणियां की। जब गहलोत साहब ने पुराना बजट पढ़ दिया उसको लेकर के भी उन्होंने चुटकी ली है। गहलोत साहब, कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर थे, आप भी वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रोटोकॉल है कि सीएम भी होते हैं वहां पर, आप भी थे वहां पर, आपने उनका स्वागत भी किया। उन्होंने आप पर टिप्पणी की, उन्होंने चुटकी ली जो पुराना बजट आपने पढ़ दिया उसको लेकर के, कहा कि आपने पुराना बजट पलट कर नहीं देखा, आपने पुराना बजट डिब्बे में रख दिया इसीलिए भूल गए। क्या कहेंगे? शायद वो वित्त मंत्री नहीं रहे होंगे, प्रधानमंत्री, शायद पता नहीं क्या थे वो गुजरात के अंदर, इसलिए उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी। बजट को 5 बार 6 बार पढ़ा जाता है, पेश करने के पहले 5-6 बार पढ़ा जाता है, एक लाइन पढ़ी जाती है क्योंकि बजट बनाने में बहुत वक्त लगता है। इस प्रकार टिप्पणी उनको करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि सिर्फ 34 सेकंड का मामला था। वो 34 सेकंड में एक पेज एक्स्ट्रा लग गया पुराना बजट का और वो 34 सेकंड में ही मुझे मालूम पड़ गया और मुझे किसी ने आगे इन्फॉर्म भी किया। मुझे मालूम था, मैं खुद ही पढ़ने पढ़ रहा था, सबको मालूम है उसके अंदर। उस बात को लेके बीजेपी ने बात का बतंगड़ बनाया क्योंकि उनको शूट करता था। उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उसका मुद्दा बना दिया, कटाक्ष किया, कहानी कही बचपन की अपने प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया यहाँ पर। आप सोच सकते हो कि वो खाली दो पैरे पढ़े मैंने और मालूम पड़ गया मुझे भी, उसको लेके बजट लीक कैसे हो गया। पुराना बजट ऐसा माहौल बना देश के अंदर बना दिया जैसे कि पूरा बजट मैंने पिछले साल वाला बजट ही पढ़ दिया हो। शानदार बजट आया, उनको मालूम था कि बजट शानदार ही आने वाला है। घबराए हुए थे सब विपक्ष वाले लोग। और हमने राजस्थान बने पहले प्रचार इस बार इसलिए किया, स्कीमों को पहुंचने में 4-6 महीने लग जाते कई बार, गांव तक, गरीब तक, घर तक। हमने इस बार पहले प्रचार किया, इतना जिज्ञासा पैदा हो गई पब्लिक के अंदर। सब जगह लोग बैठ गए टीवी के सामने, पूरे राजस्थान में, गांव-गांव में। हमारे आईटी सिस्टम गांव-गांव में जोड़ने का, उसके ऐसे माहौल में हमने बजट पेश करना था हमें। उसी ने पेश किया गया, उनको डिस्टर्ब करना सब गांव वालों को, ये सुन रहे हैं, सुन क्यों रहे बजट को, तो घबरा हुए थे, इसलिए किया। पर प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ कि जैसे इलेक्शन मोड में अभी से आ गए वो प्रधानमंत्री, अभी 10 दिन पहले आगे गए वो राजस्थान के अंदर, दूसरी बार 10 दिन बाद में फिर आ गए। तो मैंने कल कहा मैं प्रधानमंत्री आप आते जाइएगा, मुझे मालूम आते जाएंगे, तो ठीक है, मुकाबला करेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे। सर, आपका बजट आखिरी बजट है और आपने तमाम स्कीम्स की घोषणा करी है। आपने जो पूरे राजस्थान में 70 लाख से ज्यादा परिवार है उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की, आपने 12वीं तक की जो शिक्षा है मुफ्त करने की बात की। आपको लगता है ये तमाम जो वादे हैं ये आपके वो जनता तक पहुंचेंगे? क्योंकि राजस्थान में सर एक पैटर्न रहा है कि सरकार चेंज कर देने का, तो आपको लगता है ये बजट वापस कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराएगा? अपने बजट के बारे में बताइए। सिर्फ बजट नहीं कराएगा, 5 साल की या 4 साल की अभी तक की परफॉर्मेंस हमारी है स्कीमों की, एक से बढ़ के एक स्कीम हमारी है जो गुड गवर्नेंस का प्रतीक भी है और आम जनता तक उसका लाभ मिला है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो हमारी चिरंजीवी योजना है। पूरे देश में नहीं, दुनिया के मुल्कों में शायद ही किसी मुल्क में होगा जहाँ आप पहले 10 लाख मैंने किया, 25 लाख कर दिया मैंने। 25 लाख तक इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट कहीं फ्री होने लग जाए, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, इलाज फ्री। क्या चाहिए व्यक्ति को? एक परिवार के जब बीमार होता है घर में तो आफत आती है उनके ऊपर, मकान बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 800 अस्पताल जुड़े हुए हमसे हैं, शानदार योजना चल रही है। तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी, 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन, वृद्धों को, विधवाओं को, निस्सज्जनों को।
और मैंने मांग की प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी से, कृपा करके वक्त आ गया है कि दुनिया के मुल्कों की तरह सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बना हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी ने बनाया जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब उन्होंने क्या किया, RTI, नरेगा, महानरेगा, महात्मा गांधी के नाम से फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, RTE बनाया, राइट टू एजुकेशन बनाया। उसी ढंग का एक्ट बनना चाहिए पार्लियामेंट के। पूरे देश के तमाम राज्यों में एक ही पेंशन मिले, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को, एक ही प्रॉब्लम होती सबको। मैंने उनसे मांग कर रखी है और हमने शुरू कर दिया उसको। हम यहाँ एक्ट बनाने जा रहे हैं जिससे कि हमेशा के लिए आराम हो जाए कि मिनिमम गारंटी इतनी रहेगी पेंशन के अंदर, मिनिमम गारंटी रहेगी, रोजगार दो या पेंशन दो, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है अंतिम सांस तक। बुजुर्ग होने के बाद में मजदूर काम नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, उसको पेंशन कौन सी मिलती है, ये पेंशन वही मिलती है। और भारत सरकार बहुत ही कंट्रीब्यूट करती है, 200 रुपये कंट्रीब्यूट करती है, वही 10-20 लाख लोगों को। हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को, तो आप अंदाजा करिए 9,000 करोड़ रुपए मैं देता हूँ पर ईयर पेंशन में, वो उसमें 300 करोड़ भेजते हैं हमारे पास। आप बता दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा एक्ट बने देश के अंदर, पूरे देशवासियों को एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि अगर बुजुर्ग हम हो जाएंगे, निःशक्तजन भी हैं, विधवाएं भी हैं, उनको सिक्योर रहेगी लाइफ, मेरा मानना है। ठीक है सर, आपके इस बजट को जो आपने योजनाएं बताई, उस बजट को बीजेपी कह रही है ये एक पॉलिटिकल बजट है, फंड्स कहां से आएंगे? क्योंकि एक साहब ये भी कह रहे थे कि भाई गहलोत साहब तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनको फीडबैक मिला होगा कि सरकार वापस नहीं आ रही है, पैटर्न है राजस्थान में सरकार बदल जाती है, अब अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी तो वो देखेगी, आप तो वादे करके निकल जाएंगे, ये सब भी कहा जा रहा है। तो फंड्स को लेकर के सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक बजट है। दो बात है इसमें, अगर कोई नेता ये सोचता है कि हमें तो करना तो कर दीजिए, आने वाला भुगतेगा, तो मैं समझता हूँ ये सोच भी पाप करने के समान है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक भुगतेगी, वो क्या भुगतेंगे? ये इन लोगों की सोच है, बीजेपी वालों की, मेरी सोच नहीं है। मैं बिल्कुल ही स्पष्ट सोचता हूँ कि मुझे वो काम करना चाहिए जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मुझे करना है। ये कोई स्कीम मैं अभी नहीं लाया हूँ मैं। आप पिछले 3 बजट 4 बजट देखेंगे तो ये पाएंगे इसी ढंग की स्कीम उस वक्त में आई थी। पब्लिक को इस बात का एहसास है कि ये गवर्नमेंट हमारे हितों की रक्षा कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 250 कॉलेज खुली होंगी 70 साल में, और मैंने खोल दी 211 कॉलेज, 94 कॉलेज गर्ल्स की खोल दी, और 500 लड़कियां जब पढ़ेगी स्कूल के अंदर कस्बों में, वो कॉलेज खोल दी जाएगी। 6 यूनिवर्सिटी थी जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, आज 90 यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य की योजना हमारी है, 3.5 करोड़ लोगों ने अभी तक लाभ उठाया है फ्री मेडिसिन का, फ्री इलाज का राजस्थान के अंदर। 32 लाख लोग तो वो है जो कि भर्ती हुए अस्पतालों के अंदर, चिरंजीवी के अंदर। तो आप सोच सकते हो, अभी मैंने 25 लाख कर दिया, 10 लाख का, दुनिया के मुल्कों में है। ओबामा केयर स्कीम शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर, वो भी कामयाब पूरी नहीं हो पाई। तो हमें गर्व होना चाहिए, राजस्थान के लोगों को गर्व है कि चाहे कोरोना हो, शानदार प्रबंधन राजस्थान ने किया उस वक्त, भीलवाड़ा मॉडल बना, दुनिया के मुल्कों ने उसको अप्रिशिएट किया था, तो हम नहीं भूल जाते हैं, कैसे भूल सकते हैं। तो ये आपकी सारी स्कीम जो बता रहे हैं, एक राजनीतिक सवाल आपसे गहलोत साहब, अब तो चुनाव में जाएंगे, जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स हैं आपकी, ये जो आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि कहा जाता है राजस्थान में रिवाज है, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 5 साल बीजेपी को मौका दे देते हैं, 5 साल कांग्रेस को, फिर 5 साल बीजेपी के, 5 साल कांग्रेस के, आप 5 साल विपक्ष में बैठते हैं, कई बार आप खुद बैठे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार ये जो सिर्फ योजनाओं के भरोसे आप उस सोशल सिक्योरिटी की बात करके, आप प्रबंधन की बात करके, चिरंजीवी योजना की बात करके, एक बीजेपी जिसके प्रधानमंत्री मोदी खुद 15 दिन में 2 बार आ गए, जैसे आप खुद कह रहे हैं, वो आप पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं, बजट डिब्बे में डालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्थिर सरकार चलाई, तमाम वो बातें कह रहे हैं, 2 बार आ गए प्रधानमंत्री मोदी, आप इन योजनाओं के भरोसे दोबारा आ पाएंगे सत्ता में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि सरकार स्टेबल नहीं रही, सरकार 5-4 साल हो गए स्टेबल ही है, मजबूत सरकार है। हाँ, प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने, अमित शाह जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, गजेंद्र शेखावत ने जो कॉन्स्पिरेसी करी थी सरकार गिराने का, जैसे महाराष्ट्र का किया इन्होंने, कर्नाटक का किया,
गुजरात का मध्य प्रदेश का किया, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये नया मॉडल आ गया देश के अंदर सगा गिराने का, वो प्रयास राजस्थान में किया गया था। इनको मुंह की खानी पड़ी। किस मुंह से कहते हैं कि ये हमारी सरकार स्टेबल नहीं थी यहाँ पर। जब वो कहते हैं अस्थिर सरकार है, तो वो एक दौर था जब आप और सचिन जी के बीच में जो मतभेद थे, मनभेद थे, जो भी चीजें थी, उसको लेकर के वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे राजनीतिक तौर पर। उनके नेता ये कहते घूम रहे हैं, चाहे वो शेखावत साहब हो, वसुंधरा जी हो, चाहे वो पुनिया साहब हो, सब यही कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर तो कांग्रेस बटी हुई है। क्या अशोक गहलोत इस चुनाव में जब जाएंगे तो वो कांग्रेस एकजुट दिखेगी, जिस एकजुटता के साथ पिछला चुनाव आप लड़े थे? सचिन भी आपके साथ थे, आप भी उनके साथ थे, मिलकर काम कर रहे थे। तो क्या हम देखेंगे कि गहलोत जी उस मजबूती के साथ, इन योजनाओं के साथ जिन पर आपको इतना भरोसा है, राजनीतिक तौर पर भी वो एकजुटता दिखेगी आपके सचिन के बीच में, जो दूसरे बाकी नेता हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी इतनी यात्रा करके गए हैं यहाँ पर, लंबा दौर रहा, खरगे जी नया नेतृत्व है, उसको लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है कि गहलोत साहब एकजुट रह पाएंगे कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता को ही पता है, बीजेपी को भी जवाब दीजिए। देखिए, हमारा तो चुनाव का मुद्दा जो है वो भी ये रहेगा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी ऐतिहासिक, भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार, मोहब्बत, शांति, भाईचारा, अमीर गरीब का जो गैप बढ़ रहा वो नहीं बढ़ना चाहिए, वो मुद्दे हमारे हैं। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश को मैसेज दे दिया है, चाहे जिन राज्यों में नहीं निकली यात्रा वहाँ भी दे दिया, घर घर में। वो सब समस्या पूरे देश की है। देश में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। अगर विकास करना, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो मैसेज चला गया महंगाई का भी, बेरोजगारी का भी, उसी को आधार बनाए हुए हैं। और जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं, उनमें विश्वास जब सबका है तो आप मान के चलो सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। कॉमन जब हमारी विचारधारा है, सबकी नीति हमारी कॉमन है, प्रोग्राम हमारे कॉमन है, सिद्धांत कांग्रेस के हैं जो महात्मा गांधी के ज़माने के दिए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्यों आशंका होती लोगों को? बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं इस बात को। बीजेपी खुद बिखरी हुई यहाँ पर। ऐसी बिखरी बीजेपी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होगी जो राजस्थान के अंदर है, पता कर लीजिए आप। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो आपके और सचिन के इशू बनाते हैं अलग अलग, तो आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर बिखराव है, कांग्रेस के अंदर नहीं है? कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं, हम सब मिलकर चल रहे हैं। सर, आप प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए और आप साथ में थे, तो आप बजट में बात करते हैं। मैं साथ में नहीं था, मैंने उनको मतलब सीएफ किया। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। ERCP का मुद्दा मुझे उठाना था, मैंने उठाया ढंग से। उनको वादा याद दिलाया, जब जयपुर में और अजमेर में पिछले चुनाव आए थे विधानसभा में, वादा किया तो वादा निभा नहीं रहे वो। 13 जिलों के सवाल है पीने के पानी का, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं वहाँ पर। इनको समझ में नहीं आ रही है, इनके मंत्री को भी। तो मैं कहना चाहूँगा, जो वादा प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है, वादा निभाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे इसको, ERCP को, जिससे कि योजना टाइम पे पूरी हो सके। हम अपने साधनों से शुरू ही कर रहे हैं। पिछली बार में 9,000 करोड़ रखे थे, इस बार में 13,000 करोड़ बढ़ा दिए उसको। हम तो अपना काम कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। और वसुंधरा राज्य के वक्त में योजना बनी है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में भी इनको समझ में नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी तो आए थे एक सरकारी कार्यक्रम में, वहां उन्होंने एक रैली भी संबोधित की। उस रैली में तमाम ये परंपरा भी अच्छी नहीं है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जहाँ जा रहे हैं आप राज्य में, प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं, हमने उनका स्वागत किया है, यहाँ पर सम्मान किया है, उनको पूरा प्रोग्राम प्रॉपर वे में करना चाहिए था वहाँ पर। इन्होंने क्या किया, जहाँ उद्घाटन का पत्थर लगा है वहाँ तो खाली 200 लोगों को बुलाया। वहाँ पे मुख्यमंत्री आगे क्या करता वहाँ पर? उसके 300 मीटर पर या थोड़े देर पे वहाँ पर बीजेपी की पब्लिक मीटिंग रख ली वहाँ पर। क्या तरीका है? वो मीटिंग 100 किलोमीटर दूर कर सकते थे, राजस्थान में कहीं कर सकते थे। वो मीटिंग करते हम कैसे जाते वहाँ पर? तो जानबूझ करके ये राजनीति करी गई। हालांकि फिर मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी अभी आप 10 दिन पहले आए थे, फिर आगे 10 दिन बाद में। प्रधानमंत्री जी का 10 दिन के बाद में 2 दौरे करने के राज्य का एक मायने रखता है। और मैं तो सोचता हूँ आप आते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने गुजरात में एक उदाहरण पेश कर दिया कि कैसे अप एंड डाउन करते हैं दिल्ली से राज्यों के अंदर चुनाव जीतने के लिए। ये चुनाव जीतने के हथकंडे जो हैं बीजेपी के, वो सबके सामने हैं। इस बार मैं इनकी हथकंडों को चलने नहीं दूंगा। मैंने तय कर लिया, प्रधान पब्लिक जानती है कि मैं एक सेवक हूँ। मैं कोई मुख्यमंत्री तो एक पद है मेरे पास, पर मैं प्रथम सेवक के रूप में काम करता हूँ। मेरी एक एक सांस के अंदर राजस्थान में विकास, राजस्थान के लोगों के सुख दुख,
कि घड़ी में मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैंने बचपन से सीखा है। और गांधी जी ने कहा था कि राजनीति का आधार जो है वो भी आपका रचनात्मक काम होना चाहिए। तो मैं रचनात्मक कार्यकर्ता रह करके गांधी पीस फाउंडेशन का वहीं से बढ़ते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ NSU के माध्यम से। इसलिए मैं तो जिंदगी उस ढंग से बिता रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इस बार लगता है पब्लिक अमूर जब मैं जाता हूँ जिलों में जो पब्लिक रेस्पॉन्स कर रही है, मुझे लगता है इस बार मुझे आशीर्वाद देगी, वापस सरकार कांग्रेस की बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। वैसे माई बाप पब्लिक है, फैसला उनको करना है। मुझे लगता है इस बार जनता तमाम साधनों के, बीजेपी के पास साधनों की कमी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी टाइट कर रखा है, इलेक्शन बॉन्ड है तो उनके पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पब्लिक समझ रही है कि इनके पास धन की कमी नहीं, बीजेपी के पास में धन का दुरुपयोग करते चुनाव जीतने के लिए, साधनों का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी गिराने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी मुझे लगता है इस बार जनता समझ गई है और इस बार सरकार बनाने का मुझे मौका देगी, रिपीट करेगी वापस। सर आखिरी सवाल आपसे हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आप बोल रहे हैं कि बार बार आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है। गुजरात में अप डाउन कर रहे थे। हमने देखा है कि बीजेपी अक्सर जो चुनाव में जाती है तो वो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का रहता है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार भी करते, जैसे आपने कहा 2 बार आए, तो प्रधानमंत्री मोदी हो और ये बीजेपी की जो मशीनरी है उसे लगता है कि अशोक गहलोत सामना करेंगे। उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? राजनीतिक तौर पर आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप जनता पे बजट तो आप कह रहे हैं कि बजट हमने प्रचार करना शुरू कर दिया है। आप अनुप्रति योजना के बारे में बात की, हमने आपकी चिरंजीवी स्कीम के बारे में बात की, किसानों की बात की, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, हमारा काम जो है पब्लिक का दिल जीतना है और वो काम के माध्यम से जीत सकते हैं, वो हमने करके दिखाया है। कोरोना की जो स्थिति थी उनमें जो सेवा राजस्थान सरकार ने करी है, सब प्रदेशवासियों के सहयोग से, सबके सहयोग से, धर्मगुरु भी थे, NGO वाले भी थे। मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को रिक्वेस्ट किया सब साथ दो, सबने साथ दिया, हमने मिलकर मुकाबला किया। मैंने कहा राजस्थान सतर्क है, मैंने कहा राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो मैंने करके दिखाया। इस प्रकार व्यवस्था करी खाने पीने की सबको। मैंने 2000 करोड़ रुपये खर्च किए, सिर्फ 35 लाख लोगों को मैंने ढूंढा जो डेस्टिट्यूट टाइप है, ठेले वाले हैं, जो ठेले बंद हो गए क्योंकि सब घरों बंद थे। ढूंढ के जो लोग रेंट बेसर में ठहरते हैं उन सब के 5,500 रुपये मैंने मेरे 5 किस्तों के अंदर, इस प्रकार मैंने वहाँ तक पैसा पहुँचाने का प्रयास किया। मैंने सब तरह से जान लगा दी। ये बातें सबके जहन में हैं। और जो हमारी स्कीम है, एक बीमार पड़ता है घर पे, सर्दी जुकाम भी होता है, 4 से 5 रुपये खर्च होते हैं। आज चाहे ऑपरेशन हो, 1 लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो, 10 लाख खर्च हो, 25 लाख तक का बीमा हमने किया है। कैसे लोग भूल सकते हैं इन बातों को? सोशल सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट में और क्या चाहिए? किसानों के लिए हमने फ्री कर दिया है, उनके 2000 यूनिट तक फ्री कर दी हमने, बिजली फ्री कर दी है। उपभोक्ताओं को हमने जो फैसला किया 100 यूनिट तक फैसला किया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और महंगाई का जमाना दौर है, कोरोना के बाद लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों के नौकरी चली गई, लोगों की तनख्वाहें कम कर दी नौकरी देने वालों ने। हालात बड़े गंभीर है। ऐसे वक्त में महंगाई का मुद्दा लेके राहुल गांधी चले थे देश के अंदर, बेरोजगारी का मुद्दा लेके चले थे। हमारा फर्ज बनता है जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चले देश में, देश भर के लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद उनको दिया है। उन मुद्दों को लेके मैं मेरा बजट पेश करूं, कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसी में लोगों को राहत मिल रही है ना। ठीक है, तो उसको ये कहते हैं रेवड़ी। कुछ आप अगर गेहूं बांट रहे हो, वो रेवड़ी नहीं हुई। आप 6,000 रुपये दे रहे हो, बीजेपी कह रही है रेवड़ी बांट रहे हैं, आपने 6,000 दे रहा, मैं 15,000 दे रहा हूँ साल का, 12,000 दे रहा हूँ साल का। आज मैं पेंशन दे रहा हूँ 1 करोड़ लोगों को, और 1,000 रुपये में हमने कर दिया, मिनिमम कर दिया। इस बार बजट में हमने हर विधवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो विसर्जन हो, हमने कम से कम 1,000 रुपये कर दिया उनका भी। ठीक है, तो गहलोत साहब से बातचीत हमेशा मजेदार रहती है और गहलोत साहब थोड़ा अपने बजट के बारे में बोल करके और थोड़ा एग्रेसिवली बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी आते रहेंगे, गुजरात में अप डाउन कर रहे थे, यहाँ भी करते रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उन्होंने सेवक के तौर पर काम किया। और कांग्रेस में एकजुटता के सवाल पर बोल रहे हैं कि सिद्धांत कांग्रेस के एक हैं तो वो एकजुट हैं, और बीजेपी में बिखराव की बात की है। तो अब जनता माई बाप है, अशोक जी अपनी योजनाओं को लेकर के सामने जाएंगे, बीजेपी बिखराव की बात करेगी। तो अब राजनीतिक
रूप से राजस्थान बहुत जबरदस्त रहने वाला है। वैसे राजस्थान शांत रहता है, लेकिन राजनीति यहाँ की गर्म है और लगातार अशोक जी हम आपसे बातचीत करने आते रहेंगे। स्वागत है आपका, जब कभी आएंगे हम मना नहीं, आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका।